last. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप लोग को असाइनमेंट मिला था या क्या लैब सीईपी था ईसीडी का लैब में जो आप सॉल्व करे थे? इसमें एक दो बीजेटी मॉसफेट था। क्या सीईपी है या फिर लैब एग्जाम है आप लोग? सीपी था सर, वो सीपी था। अच्छा, सीईपी था। तो क्या मतलब सॉल्व हो रहा है? लोग क्या कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे ईसीडी में जो पढ़े अभी तक? सर लग रहे हैं कॉन्सेप्ट सर माशाल्लाह सही हो रहा है। सही हो, ठीक है। तो मतलब वही एक गेन, ओवरऑल गेन, जैसे 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो उसमें तीनों गेन मल्टीप्लाई होकर टोटल गेन आएगा। अब वो आपकी चॉइस पे है कि आप किस स्टेज से कितना गेन लेते हैं। अब लो इम्पिडेंस की जब बात है, जो कंडीशन थी आई थिंक, वो आउटपुट स्टेज कॉमन ड्रेन या कॉमन कलेक्टर होना ज़रूरी होता है अगर लो इम्पिडेंस चाहिए होती है, क्योंकि जो ये कॉमन ड्रेन स्टेज होता है जो मॉस में पढ़ेंगे, उसमें आपकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो 1/GM या बहुत कम होती है। तो वो इसलिए होता है कि वो लोड ड्राइव करने के लिए केपेबल होना चाहिए। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई आउटपुट पे अगर आपकी एज्यूम करते हैं, ये R0 है, इसकी कोई मॉसफेट है, इस केस में एज्यूम कर लेते हैं, उसकी R0 अगर लो है, तो इसके पैरेलल में अगर कोई लोड आ जाता है जिसकी वैल्यू भी बहुत कम हो, तो इस सर्किट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे एज्यूम करते हैं कि R0 मेरी 1K लगा दी मैंने, ये सर्किट की R0 मेरी 1K है। अगर कॉमन ड्रेन स्टेज है तो उसमें ये R0 बेसिकली आपकी क्या होगी, ये 1K पैरेलल में आपका जो ये स्मॉल R0 होता है, तो ये तो बहुत बड़ा होता है, तो हम हम इसको ही करते हैं कि ये आपका 1K रेजिस्टर है, ये आपकी R0 है। ठीक, तो अब अगर ये मेरी वैल्यू अज्यूम करते हैं 1K है और लोड है, ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है, 100 ओम्स हो जाती है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? 1K पैरेलल में 100 ओम्स, आपकी सर्किट की इम्पीडेंस और कम हो जाएगी जितनी आप सेट की है, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका गेन है और बाकी सारी कंडीशंस हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं लो लोड ड्राइव करने से। तो ये नेक्स्ट सेमेस्टर में लीका की लैब में भी आप लोग देखेंगे कि उसमें एक 741 ओपैम है, उसको आप कोई बड़ा आउटपुट लोड लगाएंगे तो वो आराम से ड्राइव कर लेगा, और लोड लोड लगाएंगे तो वो ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, उतना इफेक्टिवली करंट कम होता है उसमें, right? और करंट इन दी एंड वो सर्किट से ही खींचता है जो आरएल पे लोड होता है। अब क्वेश्चन में आई थिंक आपके था 8 वॉट था, तो एक बात तो 8 वॉट अगर आपको पावर डिलीवर करनी है इस लोड के अक्रॉस, जो आपका आरएल लोड है, जिसको आप रेप्लिकेट कर रहे हैं कि भाई एक स्पीकर है जो जिसका लोड आरएल है और वो 8 वॉट पावर अपने अक्रॉस फ्लो करा रहा है। तो अब 8 वॉट पावर का मतलब ये है
कि अगर P इज इक्वल टू वी आई करता हूँ मैं, तो वोल्टेज अगर मेरी 8 वोल्ट होगी तब करंट मेरा 1 एम्पियर होगा, तब जाके ये पावर 8 वॉट आएगी या 8 वॉट आएगी। ये P इज इक्वल टू वी आई है। अब अगर आपने इसमें कुछ आपने बड़ा सा RL लगा दिया, 10K वगैरह आपने लोड लगा दिया, तो 10K अगर मेरी रेजिस्टेंस है तो मैं इस फॉर्मूला से V² से मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। तो आप खुद बताएं, अगर आप रेजिस्टेंस आपने 10K रख दी और पावर आपकी 8 वॉट है, तो कितना वोल्टेज हो जाएगा? 8 टाइम्स 10 80K, और इसका वोल्टेज अगर आप करें तो ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होता है? अज्यूम करते हैं 2.8 वगैरह होता है, तो 280 वोल्ट होगा आपका आउटपुट वोल्टेज, तब जाके आप 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस ड्राइव कर सकते हैं अगर आपको 8 वॉट चाहिए। तो इसको फिर करने के लिए हम रेजिस्टर बहुत छोटा लगाते हैं। अज्यूम करते हैं कि रेजिस्टर 10K नहीं, सिर्फ 10 ओम्स है। अगर सिर्फ 10 ओम्स मेरा रेजिस्टर है तो उस केस में पावर क्या हो जाएगी? 80 का स्क्वायर रूट जाएगा। अब 80 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? तरफ से 9 वोल्ट हो गया। तो तब भी आपको इसके अक्रॉस जाके 9 वोल्ट चाहिए होगा आउटपुट वोल्टेज पे, तब आपका जाके 10 ओम्स भी आपका लोड ड्राइव कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी होगी, जो काफ़ी केस में देख रहा था आउटपुट लोड 10K अगर लगे हुए थे, तो 10K आउटपुट लोड 8 वोल्ट आपको कभी डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि आगे सप्लाई प्लस माइनस 10 वोल्ट है। तो वो सब कंडीशंस देखनी होती है। आउटपुट स्टेज तो आपका कॉमन ड्रेन होता है, क्योंकि आपको लो इम्पीडेंस चाहिए। अब कोई ये कर रहा है कि पहले स्टेज में भी कॉमन ड्रेन लगा के दूसरे गेट में गेन ले रहा है 25 का, कुछ ये भी कर सकते हैं 5 गेन फर्स्ट सेकंड स्टेज में लेने। तो ये सब चीज़ें करते हुए डिज़ाइन करिएगा, और हर चीज़ में ये बस याद रखिएगा, एज अगर आप एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे सामने अभी मॉसफेट में कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट है, तो इन सब का सैचुरेशन में होना ज़रूरी होता है। और सिमिलरली बीजेटी में एक्टिव मोड में होना ज़रूरी होता है। तो आप कोई ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं ना अगर, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि वो सैचुरेशन में हो, और स्विंग जो आ रही है वो सैचुरेशन में रह रही है। तो तभी आप लोग की वेव फॉर्म्स अगर ख़राब आ रही है ना, या क्लिप हो रही है, या शेप ख़राब है, तो कहीं ना कहीं बाइसिंग सही नहीं हुई थी, या बाइसिंग बहुत वीडीडी की साइड पे हुई हुई है, तो उस केस में ऊपर की स्विंग क्लिप हो जाएगी। किसी में नीचे की तरफ हुई हुई है तो नीचे क्लिप हो जाएगी। तो सब वो देखते हुए डिज़ाइन करिएगा अपना जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका 3 मॉसफेट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे हमने कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर बीजेटी में पढ़ा था, सिमिलरली मॉसफेट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशंस होती है, कॉमन सोर्स, कॉमन गेन, कॉमन ड्रेन। एक एक करके हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे हर कॉन्फ़िगरेशन को, लेकिन एक रफली सा आपको लोग आइडिया होगा। तो कॉमन सोर्स में आपका गेन अच्छा खासा होता है, जो अगर मैं यहाँ से लिख दूँ तो आपका GM RD होता है, क्योंकि इस केस में कॉमन सोर्स में आपका इनपुट गेट पे और आउटपुट सोर्स पे होता है, और ड्रेन, सॉरी, आउटपुट आपका ड्रेन पे होता है और सोर्स आपकी कॉमन होती है, तभी कॉमन सोर्स कहते हैं उसको। इससे गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉमन गेट का भी गेन ज़्यादा होता है। कॉमन गेट में आपका आउटपुट कोई GM/RD आपका गेन होता है। तो बस डिफरेंस कॉमन सोर्स, कॉमन गेट में ये होता है कि कॉमन सोर्स में और कॉमन गेट में मुझे कोई बता सकते हैं कि RN का डिफरेंस क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होते हैं, कॉमन सोर्स में या कॉमन गेट में?
सॉरी आवाज ब्रेक हो गई। CS. कॉमन सोर्स। CS में क्यों? क्योंकि आप गेट पे आप इनपुट दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली कॉमन सोर्स में आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो कॉमन गेट में आपका क्योंकि सोर्स साइड से आप देखते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस आपकी 1/GM होती है, जो काफ़ी कम होती है। तो बेशक दोनों में गेन आपका ज़्यादा होता है, लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस वैरी करती है कॉमन सोर्स कॉमन गेट में। तो वो एप्लीकेशन वाइज तीनों कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है। तो इसका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा एम्पलीफायर या जो हमारा सर्किट है किस लिए डिज़ाइन हुआ है। कॉमन ड्रेन में क्योंकि गेट पे इनपुट आ रहे हैं, जिधर भी गेट पे इनपुट आई इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। वी आउट आपका सोर्स पे है, सोर्स पे आपका इनपुट हो या आउटपुट हो वो डिस्टेंस लो होती है। जैसे कॉमन गेट में सोर्स पे इनपुट था तो उसकी इनपुट रेजिस्टेंस लो हुई। कॉमन ड्रेन में आउटपुट आपका सोर्स पे है तो आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस लो हुई। तो डिपेंडिंग, जैसे कॉमन ड्रेन आपका लो इम्पीडेंस ड्राइव करने के लिए होता है तो आप कॉमन ड्रेन यूज़ करते हैं। तो ये गेन अगर आपको देना होता है कॉमन सोर्स कॉमन गेट यूज़ करते हैं। जहाँ आप चाहते हैं कि आपका इनपुट रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं आए सर्किट पे, वहाँ कॉमन सोर्स यूज़ करते हैं। तो हर कॉन्फ़िगरेशन की कोई ना कोई एप्लीकेशन है जिसको हम देखेंगे फ्यूचर क्लासेस में। तो अब ये जो नीचे सर्किट्स थोड़े बने हुए हैं ये बहुत जल्दी गो थ्रू करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ बीजेटी में हम कर चुके हैं, राइट। तो ये जो ट्रायंगल सा एक ब्लॉक है जिसको ओपैम कहा जा रहा है, ये फिलहाल आपका इधर से एक बीजेटी या एक मॉसफेट है, ठीक। तो इसका इनपुट जो है अगर मैं इसको ए कह लूँ तो वो ये बिल्कुल ए है, और अज्यूमिंग कॉमन सोर्स है तो इसको अगर मैं बी कह लूँ तो ये पॉइंट आपका बी है। तो ये एक बीजेटी है जिसके इनपुट पे कोई सर्किट लगा है, आउटपुट पे कोई सर्किट लगा हुआ है। अभी कुछ भी हो सकता है, इन आउटपुट पे ना आपका यहाँ VDD से पहले एक RD भी लगा हो सकता है, सही। यहाँ आपका कोई एक रजिस्टर भी लगा हो सकता है RG। तो ये सब चीज़ें इस सर्किट के इस ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना R सिग्नल और RL वगैरह, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है। R सिग्नल आपकी वो रेजिस्टेंस है जो फंक्शन जनरेटर की या इनपुट पे कुछ आप लगाते हैं उसकी इनपुट रेजिस्टेंस होती है उस इक्विपमेंट की। वो एग्जैक्टली सर्किट का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो अगर आप इनपुट पे कुछ चीज़ अटैच करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो R सिग्नल, कोई भी सिग्नल सोर्स आप लगाएंगे, V सिग्नल आपको सिग्नल सोर्स लगाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस R सिग्नल कहलाती है। सिमिलरली आपका जो कोई भी आउटपुट पे, जैसे उस क्वेश्चन में आपका स्पीकर लगा रहे थे तो अगर उसकी रेजिस्टेंस बहुत लो है तो उसको वो RL आपका वो रिप्रेजेंट करेगा वो रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस है R सिग्नल RL, ये आपके सर्किट का पार्ट नहीं होता, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आप ला के जो टेस्ट करते हैं वो रेजिस्टेंस होती हैं ये। तो वही चीज़ एग्जैक्टली इस फिगर में बताई गई है। यहाँ भी एक ब्लॉक है जिसके अंदर आपकी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस है, जो इस बीजेटी की है या इस सर्किट की जिसमें आपका RD RG सब लगा हुआ था, वो रेजिस्टेंस है। तो हम RN जो फाइंड करेंगे वो भी इस सर्किट की रेजिस्टेंस है, R0 भी फाइंड करेंगे वो इस सर्किट की रेजिस्टेंस है, ठीक? बाकी जो चीज़ें हैं R सिग्नल और RL वो इस RN R0 के बाहर का पार्ट है, ठीक? तो अब जो हम देखते आ रहे थे अभी तक, जो हम कह रहे थे कि AV हमने शुरू में फाइंड किया था, वो असली में आपका AV0 होता है, ठीक है? जिस केस में आपका कोई फैक्टर ऐड नहीं हो रहा था एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो अब जैसे यहाँ AV0 में लिखा हुआ है कि RL इज इनफाइनाइट, मतलब लोड कोई रेजिस्टेंस है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ना होने के बराबर है, ओपन सर्किट है। तो आपका जो आउट गेन होगा वो आपका स्टैंड अलोन गेन है, मतलब वो विदाउट एनी इक्विपमेंट अटैच आपका जो बीजेटी और आपका एक्सटर्नल सर्किट है जो RD RG जो भी लगा हुआ है उसका फैक्टर ऐड करते हुए जो आपका गेन आ रहा है वो AV0 होता है, ठीक है। तो यहाँ उसको V0 ओवर Vin दिया हुआ है। तो बस यहाँ एक कंडीशन होती है जिसमें RL इक्वल्स टू इनफाइनाइट कंसिडर होता है, मतलब कोई लोड अटैच नहीं है, जो भी लोड है वो सर्किट का लोड है। तो अगर इस केस में
आपका आर नोट थी वो आपकी स्मॉल आर नोट और आपकी कैपिटल आर नोट थी। तो ये जो सर्किट है ये आपका इंटरनल है और ये आपका इससे जो आपका गेन आता है वो ए वी नॉट कहलाता है। मतलब उसमें विदाउट एनी आर एल या विदाउट एनी आर सिग्नल आपका जो गेन होता है वो ए वी नॉट होता है। तो ये मैक्सिमम गेन होता है जो आप अचीव कर सकते हैं। मतलब एक मैक्सिमम गेन तो वो भी था जिसमें आप एज ऑफ सैचुरेशन पे थे, लेकिन ये इस लिहाज से मैक्सिमम गेन है जब आपने आर सिग्नल या इनपुट सोर्स या आर एल या आउटपुट लोड आपने कोई कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो आर इन अभी यहाँ इन्होंने वी इन अपॉन आई एन के फॉर्म में शो किया हमें, क्योंकि यहाँ कोई करंट आपका आई एन फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप है वी एन जो नाम से है, जो हमारा वी जी एस भी होता है। ठीक है, और आपका आई एन है वो आपका आई जी होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ वी जी एस अपॉन आई जी, ठीक है, तो वो एक ही बात है, बस इन्हें वी एन और आई एन के फॉर्म में यहाँ शो किया। तो हमें पता है क्योंकि आई जी जीरो होता है, या हम तो अभी तक आइडियली जो इस कोर्स में पढ़ेंगे वो हम आई जी हमेशा जीरो कंसिडर करेंगे, लेकिन हर चीज़ जीरो या इन्फिनिटी नहीं होती, उसके बीच में लाई करती है। इवन काफ़ी केसेस में इन्फिनिटी का अगर जिक्र किया जा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इनफाइनाइट वैल्यू है, वो हो सकता है बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब टेरा, या मतलब कह लें कि टेरा से जो बड़ी वैल्यू होती है वो हो सकती है रेजिस्टेंस, और आपकी ज़ीरो के बजाय हो सकता है कुछ 0.1 0.2 मिली वगैरह ऐसे कुछ करंट हो सकता है इस केस में, जो आपका आई जी हम जीरो कंसिडर करते आ रहे हैं वो। तो वो लीकेजेस या वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वो लाई करते हैं। तो अगर मैं अभी हम आइडियली कंसिडर करें तो आई जी जीरो है, आई जी जीरो मतलब आर एन आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि कॉमन सोर्स से कंज्यूम कर रहे थे हम, तो आर एन हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, फिर एक आता है आपका वी एन आता है, राइट। अब ये देखें कि ये एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, एक आर सिग्नल रेजिस्टेंस है और एक आर इन आपका इंटरनल बीजेटी की रेजिस्टेंस है या मॉसफेट की रेजिस्टेंस है इस केस में। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस हैं कि एक वोल्टेज डिवाइडर जनरेट कर रहे हैं, और क्योंकि हमें इस आर इन के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है जो वी इन है हमारा, तो वी इन इक्वल्स टू आर इन डिवाइड बाई टोटल इनपुट रेजिस्टेंस जो आर सिग्नल प्लस आर इन, और ये आपकी सिग्नल सोर्स इस केस में वी सिग्नल है। तो ये बिल्कुल आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन रहा है। तो अब तो एक चीज़ ये है, ये हमें अभी फिलहाल ध्यान में रखते हैं कि वी इन जब आपका वी सिग्नल का इफेक्ट आता है तो वो किस तरह इफेक्ट होता है सर्किट को। तो क्योंकि आपका आर इन बहुत ज़्यादा है तो आर सिग्नल आपका इतना होना ज़रूरी नहीं है, तो उस केस में आपका जो वी इन है वो आपका वी सिग्नल के बराबर हो सकता है, क्योंकि आर इन अगर मेरा इनफाइनाइट है और आर सिग्नल मेरा अज्यूम कर लेते हैं 100 ओम या 10 ओम्स वगैरह जो भी है, तो इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट प्लस 100 ओम्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो आइडियली तो आपका जो वी इन है वी सिग्नल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूज फर्क होती हैं, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा वो है कि ए वी नॉट जो आपका मैक्सिमम गेन है, ठीक, वो आपका जब रीच हो रहा है जब आपको कोई आर सिग्नल मौजूद नहीं है, या जब आपका कोई आर एल मौजूद नहीं है, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है फिलहाल? ठीक है, तो अभी अब क्या होता है कि इसके आगे हम देखते हैं कि बाकी गेन्स जो बात कर रहे हैं हम वो किस तरह जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ए वी नॉट हमने देख लिया, ए वी नॉट आपका ये गेन है जो वी नॉट ओवर वी इन है, जिसमें आर एल आपका इनफाइनाइट है। अब अगर मैं आउटपुट साइड को कंसिडर करूं, ठीक है, तो आउटपुट साइड में ये एक करंट सोर्स है, या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका ए वी नॉट टाइम्स वी एन है, राइट। क्योंकि ये हमारा, इसको हम वी नॉट कह रहे हैं जो भी ओवरऑल वोल्टेज कह रहे थे,
तो ए वी नॉट आपका, अगर मैं वी इन यहाँ ले जाऊँ तो इसका जो इंटरनल वोल्टेज है वो क्या होगा, ए वी नॉट टाइम्स वी इन होगा। ये ए वी नॉट टाइम्स वी इन यहाँ लिखा हुआ है, ये है वही चीज़ जो आपकी जी एम बी जी एस सोर्स होती है, तो वो दोनों एक ही चीज़ है, आप कोई भी कंसिडर कर ले उसको। ठीक, तो अब क्या है कि हमने ये आउटपुट सर्किट या आउटपुट पार्ट हम कंसिडर करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि अगर ये वोल्टेज में कंसिडर करूँ उसके क्रॉस, तो अब ये जो मैं सर्किट या ये इक्वेशन देखूँ, ये एग्जैक्टली क्या बता रही है कि इस आर एल के अक्रॉस वोल्टेज क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो अगेन एक आर नॉट रेजिस्टेंस है और एक आर एल रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर जनरेट कर रहे हैं। ये अब इस टाइम पे सोर्स है, जैसे पहले वी सिग्नल सोर्स थी, और वी नॉट अगर फाइंड करूंगा तो वो आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर नॉट टाइम्स आपका वोल्टेज क्या था, ए वी नॉट टाइम्स वी इन। तो ये आपका एक इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन से मैं वी इन राइट साइड पे लेके जाके मैं ये कह सकता हूँ कि आर एल टाइम्स आर एल प्लस आर नॉट टाइम्स ए वी नॉट equals to AV। तो पहले जो आपका AV नॉट था उसमें RL इनफाइनाइट था, लेकिन अगर RL कोई फाइनाइट वैल्यू है तो उस केस में आपका जो गेन इफेक्ट होता है वो आपका इस तरह होता है, RL डिवाइड बाई RL प्लस आर नॉट टाइम्स AV नॉट। तो इस केस में भी अगर मैं कहता हूँ कि RL इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट प्लस एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1। तो 1 टाइम्स AV नॉट इक्वल्स टू AV नॉट। तो ये भी वही चीज़ एग्जैक्टली बताता है जो हम पहले देख चुके थे कि अगर आर इनफाइनाइट है तो आपका ए वी नॉट, आपका गेन जो अचीव हो रहा है वो ए वी नॉट है। तो ये दूसरा सर्किट है हमारा, ये बताता है कि अगर आर का इफेक्ट आप काउंट करते हैं तो आपका गेन है वो ए वी कहलाया जाता है, और ये वैल्यू हमेशा कम होती है। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा आर नॉट था वो हमारा 1 के था और आर एल हमारा 1 के है, तो यहाँ मैंने कंसिडर कर लिया कि वी नॉट जो ए वी नॉट आ रहा था वो अज्यूम कर लेते हैं कोई 10 के बराबर था। जो वी नॉट और वी इन का रेशियो है वो 10 के बराबर है। अब इस फॉर्मूला में अगर मैं आर एल 1 के और आर एल प्लस आर नॉट कंसिडर करूँ तो न्यूमिनेटर में 1 के डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2 के, तो 1 के डिवाइड बाई 2 के 0.5 होता है और टाइम्स आपका 10, उस लिहाज से आपका ए वी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई आर एल की वैल्यू थी जिसकी वजह से आपका गेन है वो कम हो गया। तो अब ये चीज़ क्या है, ये इस केस में क्योंकि आपकी आर नोट और आर एल दोनों बराबर है, दोनों का रेशियो है कुछ, तो वो रेशियो आपकी गेन को हर्ट कर रहा है। तो आप खुद देखें कि आर एल का इफेक्ट आपके सर्किट पे किस तरह अप्लाई होता है, कि आप गेन किस तरह इफेक्ट होता है। तो अब अगर मैं कह लूँ कि आर नॉट की वैल्यू बहुत कम कर दूँ तो डोमिनेट क्या करेगा, आर एल डोमिनेट करेगा। ऐसा ही ना कि आपके डिनोमिनेटर में आर एल प्लस आर नॉट था, जिस केस में अगर मैं आर नॉट बहुत कम कंसिडर कर लेता हूँ, मैं 10 ओम्स कंसिडर कर लेता हूँ, अज्यूम करते हैं, और इस केस में आपका आर एल 1 के है और तो मतलब आर एल 1 के है, तो 1 के डिवाइड बाय 1 के प्लस 10 ओम्स क्या होगा, 1 के होगा रफली, नहीं सॉरी 1 होगा, 1 के डिवाइड बाय 1 के प्लस 10 ओम्स, डिनोमिनेटर में 1.01 के हो गया, न्यूमिनेटर में 1 के है, तो रफली इक्वल्स टू 1 हो गया। तो उस केस में आपका जो गेन है वो क्या होगा, वो आपका 10 ही रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट फॉलो किया। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अज्यूमिंग के
जब कोई लोड अटैच नहीं था, जैसे आप लोगों ने अपने सर्किट में भी जो आप लोग कर रहे थे, उसमें आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस अटैच थी। अज्यूम करते हैं कोई लोड अटैच नहीं था, तो मैक्सिमम का जो गेन आ रहा था वो आपको 10 आ रहा था। अब ए बी जो गेन है वो गेन है जब आप एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और उसका फॉर्मूला ये होता है आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नोट, जो आर नोट आपकी सर्किट की आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो इस केस में अगर मेरी आर नोट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी, 1 के वगैरह थी, तो उस केस में क्या हो रहा था, जो मेरा ओवरऑल गेन पहले 10 था वो मेरा 5 हो रहा था, तो गेन कम हो रहा था। तो ये एक अलग चीज़ है कि आपके किसी लोड से आपका गेन कम हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि अगर मैं किसी रीज़न की वजह से मैं कोई ऐसा एम्पलीफायर डिज़ाइन करूं जिसका आर नॉट कम हो, जो अभी हमने 10 कंसिडर कर लिया, तो उस केस में ये जो फैक्टर है आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट, ये रफली इक्वल्स टू 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 के डिवाइड बाय 1 की 10 ओम्स 1 होता है, तो उस केस में मेरा गेन 10 ही रहेगा। ठीक? तो एक चीज़ तो है, अगर मैं गेन चाह रहा हूँ इफेक्ट ना हो, तो ठीक है। तो ये एक तो अभी आप जब एज ए लो इम्पीडेंस कुछ चीज़ ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उस केस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप आर एल, क्योंकि आप लो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो अब आप खुद देखें, अगर आप मैं आर एल की वैल्यू कम कर दूंगा तो मेरा आउटपुट गेन है वो और कम हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे आर नोट कम करनी पड़ेगी, तो तब मेरा गेन इफेक्ट नहीं होगा। वो केस हमने भी देखा, आर नोट मेरी अगर 10 होम्स है तो सर्किट इफेक्ट नहीं करता है, तभी आपको कहा जा रहा था कि आपको आउटपुट इम्पीडेंस लो रखनी है। तो वही चीज़ हमने यहाँ चेक कर ली कि हम आउटपुट इम्पीडेंस लो होगी तो गेन आपका इफेक्ट नहीं होगा, एज अ बफर ट्रीट होगा। इस केस में 10 है, तो वो एक तरह से एक ही बात है उसकी। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें यहाँ नीचे भी एक फॉर्मूला गिवन होगा। ये फॉर्मूला जो है ये वही चीज़ बता रहा है कि अगर आर एल इन्फाइनाइट नहीं है तो आपका ए वी नॉट टाइम्स आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट आपका गेन होता है। तो ये गेन इनिशियल गेन है, जो मैक्सिमम गेन है, जिसमें कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, कोई इनपुट आर सिग्नल सोर्स नहीं लगी हुई। ए वी वो गेन है जिसमें आपका कोई आर एल सोर्स लगी हुई है। अब बात आती है कि एक जीवी गेन क्या होता है। जीवी वो गेन होता है जिसमें आपका आर एल लोड भी लगा हुआ है और आपकी इनपुट सिग्नल सोर्स भी लगी हुई है। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि वी नॉट अपॉन वी सिग्नल मेरी क्या हो जाएगा, एक तरह से मैं बोलता हूँ कि वी नॉट डिवाइड बाय वी इन टाइम्स वी इन डिवाइड बाय वी सिग्नल, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये वी इन कैंसिल होता है, तो वी नॉट अपॉन वी सिग्नल ये आपका बन रहा है। तो अगर मुझे जीवी फाइंड करना है, जीवी वो गेन है जिसमें आर एल लोड भी लगा हुआ है, आर सिग्नल सोर्स भी लगी हुई है, तो मुझे ये इक्वेशन में सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब एक इक्वेशन है वो ये गिवन है जिसमें वी इन अपॉन वी सिग्नल सोर्स एक तरह से आपको गिवन है। ठीक? अब एक आपको ये भी गिवन है जिसमें आपका ए वी है वो आपका बी नॉट ओवर वीन है। तो इन दो इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए वी नॉट टाइम्स आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट, ये आपका वी नॉट ओवर वीन हो गया, और वीन अपॉन वी सिग्नल आपकी सोर्स क्या हो गई, आर इन प्लस आर सिग्नल। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये आपकी जीवी की इक्वेशन होगी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी
हम इसको ऐसे ही कंसिडर करना। तो जीवी जैसे AV नॉट आपका गेन कम था, तो ये मतलब AV फैक्टर था ना आपका, राइट। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि GV इक्वल्स टू AV टाइम्स RN प्लस R सिग्नल। तो अब अगर R सिग्नल मेरा 0 है, इनपुट जो सिग्नल सोर्स लगी हुई है वो 0 है, तो उस केस में GV क्या होगा, वो AV के बराबर होगा। अगर R सिग्नल 0 है, लेकिन अगर R सिग्नल की वैल्यू है तो वो क्या करेगा, वो इस फैक्टर को 1 से कम कर देगा। अज्यूमिंग R इन मेरा 1K था, R सिग्नल मेरा 100 ओम्स था, तो 1K डिवाइड बाय 1.1K रफली 0.91 हो गया, सही है, 0.9092। तो एनीथिंग बिलो 1 मल्टीप्लाई बाय गेन, आपका GV जो गेन है वो AV से कम लेके आएगा, सही है। तो अगर मेरा जैसे समझेगा AV नॉट मेरा 10 था, AV मेरा 5 हो गया था, तो 5 टाइम्स 0.9 कर लूँगा, तो GV मेरा क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए अगेन समराइज करने के लिए AV नॉट वो गेन है जिसमें RL भी नहीं है और R सिग्नल भी नहीं है। AV वो गेन है जिसमें RL है, R सिग्नल नहीं है, एंड GV वो गेन है जिसमें RL और R सिग्नल दोनों मौजूद है। और हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि AV नॉट है वो ग्रेटर देन AV है, और AV है वो ग्रेटर देन GV है। तो ये कंडीशन हमेशा हम जो सॉल्व करेंगे तो आंसर्स आपके जो आएंगे वो इस रिलेशन को प्रूव करना चाहिए। सिर्फ AV नॉट आपका मैक्सिमम होना चाहिए और फिर AV आपका GV सबसे कम होना चाहिए। तो इसको ये वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, सही है। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें ये तीनों गेन सॉल्व करने को आएगा, या आपको इनडायरेक्टली बोला जाएगा कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है तो ओवरऑल गेन निकालें सर्किट का। तो आपको पता है अगर लोड रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है तो आपको AV निकालना होता है। आप जो ये टॉपिक हल्का सा टच करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये आपका बाइसिंग टेक्निक्स है। तो बाइसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एहसास हो रहा होगा जब आप सर्किट डिज़ाइन कर रहे थे। तो क्योंकि बाइसिंग अगर आप प्रॉपर्ली सेट नहीं करेंगे सर्किट की, तो कभी एज एन एम्पलीफायर या आप उसको सेट नहीं कर सकते अपने सर्किट को, या अपने ओवरऑल जो आपने मल्टीपल ट्रांसिस बनाए हैं उनके सर्किट्स को, क्योंकि बाइसिंग डिफाइन करता है कि आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में है और वो कितनी वोल्टेज स्विंग बर्दाश्त कर सकता है। तो अब अगर ट्रांजिस्टर का रीजन मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया है कि सैचुरेशन में है, तो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा, सही। तो अब उसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिस बाइसिंग के लिए जो हम सेट करते हैं, बिल्कुल जैसे BJT था वैसी टेक्निक्स है। तो एक तो है कि ये इनपुट पे आपने एज अ वोल्टेज डिवाइडर लगाया हुआ है, जो काफ़ी लोगों ने आई थिंक अपने सर्किट में किया था। तो RG1 और RG2 के फॉर्म में एक आपने वोल्टेज डिवाइडर से आप एक रेफरेंस वोल्टेज या इसका VGS फिक्स कर रहे होते हैं। यहाँ फिर मज़ीद क्या होता है कि एक कैपेसिटर लगा होता है, सॉरी एक यहाँ, हाँ एक मतलब एक कैपेसिटर लगा होता है, और क्या होता है एक सिग्नल सोर्स होती है जो आपका इनपुट आ रहा होता है। तो कैपेसिटर है ये इस सिग्नल सोर्स का, बेशक आपने कोई 10 वोल्ट के ऊपर बायस किया हुआ है, अगर ज़ूम करते हैं इसको, तो वो यहाँ आके वो क्या हो जाएगा, वो 1 और -1 हो जाएगा, DC कंपोनेंट ब्लॉक कर देता है। और फिर DC कौन सेट करते हैं, आपका RG1 और RG2 सेट करते हैं, जो आप लोग काफ़ी लोग कर रहे थे। तो RG1 RG2 में अपनी मर्जी सेट करके इसको सेट कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये MOSFET है, तो इसमें इतने बड़े बड़े रेजिस्टर्स लगाने की
ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बस ये इस लिहाज से बड़े रजिस्टर्स यहाँ लगते हैं कि इनपुट जो रेजिस्टेंस होती है वो इनिशियली तो आपकी इनफाइनाइट थी, जो मॉसफेट था, लेकिन अब आपकी इनफाइनाइट नहीं है, अब आपकी इनफाइनाइट पैरेलल विद RG1 एंड पैरेलल विद RG2 होती है, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस लगाई है। तो अगर आप RG1 RG2 की वैल्यू छोटी रखते हैं तो आपका बस इनपुट रेजिस्टेंस कम होती है और कुछ नहीं होता। बीजेटी में इतना बड़ा इसलिए लगते हैं क्योंकि फिर वो एक लो IB करंट जनरेट करता है, और फिर लो IB करंट का मतलब ये है कि अगर आपका IC करंट लो होता है तो भी, तो इस केस में तो IG कोई करंट है ही नहीं, तो आपकी इतनी बड़ी वैल्यू की जरूरत नहीं होती। ठीक। तो ये एक टेक्निक तो ये होती है बायसिंग बाय फिक्सिंग VGS, मतलब VGS अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है तो यहाँ वोल्टेज क्या आएगा VDD बाय 2I। अब अगर मुझे इसको हायर बायस करना है तो मैं RG2 की वैल्यू बढ़ा दूंगा, लोअर बायस करना है तो वाइस वर्सा RG1 की वैल्यू बढ़ा दूंगा। अब दूसरी टेक्निक होती है बायसिंग फिक्सिंग VG कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस द सोर्स। ठीक है, तो अब ये चीज क्या है, ये RS है, ये एक काउंटर करता है किसी वेरिएशन को। देखिए बाइसिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि कोई भी वोल्टेज वैरी करता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ID VGS कर्व है ये हमें बताता है कि अगर VGS वैरी कर रहा है तो मेरा ID वैरी करेगा। ठीक है, और ID वैरी करना बड़ा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि हम ये एक रीज़न, अगेन ये एक रीज़न है, जब हम इसको बायस करते हैं तो हम इसको बायस करते हैं, उस केस में हम सैचुरेशन रीजन सेलेक्ट करते हैं, जिस केस में आपका ID एक कांस्टेंट होता है। ठीक, क्योंकि पूरी साइकिल में आपका ID वैरी नहीं करता, वो असूलन वैरी करता है क्योंकि स्लोप होता है हल्का सा, लेकिन कंपेयर टू ट्रायोड पूरी स्विंग में आपका ID वैरी नहीं करता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सर्किट डिज़ाइन करते हुए, क्योंकि अगर आपका ID वैरी कर रहा है ना तो आपका काफ़ी चीज़ें वैरी कर रही होती हैं, मतलब आपका इसके अक्रॉस ड्रॉप वैरी कर रहा होता है, राइट। तो हमारा एक ये बायसिंग करने का ये भी होता है कि हम कहते हैं कि हमारा ID वैरी नहीं करे पूरी स्विंग के अक्रॉस। तो अब ये जो चीज़ है, जैसे इस केस में एक गेट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है VG के फॉर्म में, तो ये क्या कर रहा है कि आपने गेट वोल्टेज दे दिया, लेकिन अज्यूमिंग अगर गेट वोल्टेज वैरी करा किसी रीज़न की वजह से भी, तो आपका ID वैरी करेगा। अब यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर मेरा VG इंक्रीज करता है तो असूलन ID इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ID इंक्रीज करेगा तो इधर ID आपका इंक्रीज करा और यहाँ भी ID इंक्रीज करा, तो यहाँ इस रजिस्टर के क्रॉस ID इंक्रीज करा, तो VS को क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है? VG अगर इंक्रीज हमने करा था तो ID इंक्रीज करा था, लेकिन ID जब इंक्रीज करा तो VS की वैल्यू बता सकते क्या होगा कोई? अब देखिए, जब VG इंक्रीज करने से आपका ID इंक्रीज हुआ, ID ये VS असली में है क्या? VS असली में क्या है? IDRS, इसके क्रॉस करंट, इसके क्रॉस मेरा आवाज सही तरह नहीं आ रही है, बहुत पीछे आवाजें आ रही है। तो ये अनस अयूब खान आप म्यूट कर दो, मैं आपको म्यूट करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि आपका जब VG काउंटर करता है आपका करंट, मतलब VGS
अगर मेरा इंक्रीज होगा तो आईडी पर इंक्रीज होगा, और हमारा एम होता है कि ओवरऑल पूरी साइकिल में हम आईडी ओवरऑल कांस्टेंट रखें या नियर टू कांस्टेंट रखें, जिसकी वजह से हम सैचुरेशन रीजन हम सेलेक्ट करते हैं। एक रीज़न ये भी होता है अपार्ट फ्रॉम हायर रिस्क। तो अब इस टेक्निक में देखिए, लेफ्ट वाली टेक्निक तो क्या है, आपका RG1 RG2 सेलेक्ट कर दिया VGS, लेकिन अगर राइट वाली टेक्निक में आपका कुछ सोर्स आपने डायरेक्ट गेट पे अप्लाई कर दी, जिसके से आपका VG इंक्रीज कर रहा है, एज्यूम करते हैं, तो VG इंक्रीज करने से आपका ID तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर ID इंक्रीज कर रहा है तो मेरा VS भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब हो क्या रहा है, जब गेट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपका VS भी बढ़ा है। तो जब दोनों वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि VGS कांस्टेंट है, क्योंकि VG इंक्रीज कर रहा है, ID बढ़ा है, और ID फोर्स कर रहा है कि VS भी इंक्रीज हो। तो ओवरऑल अगर पहले मेरा VG 1 वोल्ट था, VS मेरा 2 वोल्ट था, इतने 0.5 वोल्ट था, तो अब मेरा अगर VG 1.5 हो गया तो हो सकता है मेरा VS 1 वोल्ट हो जाए, लेकिन VGS है वो दोनों केस में सेम रहा। तो ये जो डीजेनरेशन रेजिस्टेंस कहलाती है, जो RS, ये क्या करती है, आपकी इन गेट वोल्टेज को ट्रेस करती है, और उस लिहाज से आपका VGS है वो वैरी नहीं होता। तो ऐसी टेक्निक में जब आपने इनपुट पे डायरेक्ट कुछ सप्लाई दे दी है तो उसके सिर्फ RS रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो आपका करंट कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। तो पहले भी आपका जो करंट बढ़ा था, लेकिन उस करंट को बढ़ने से आपका RS बढ़ा, तो आपका VGS कम हुआ, और ओवरऑल जो करंट प्रीवियस कंडीशन थी उस पर आपका करंट वापस आ गया। तो इस लिहाज से हमारा करंट कांस्टेंट रहता है। तो बायसिंग हम लोग एक टेक्निक ये भी होती है, जो काफ़ी केस में इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दो टेक्निक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में गो थ्रू करेंगे। तो ये जो बायसिंग यूजिंग अ ड्रेन टू गेट फीडबैक रजिस्टर है, और बायसिंग यूजिंग अ कांस्टेंट करंट सोर्स। तो ये बायसिंग टेक्निक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सर्किट में अगर ये ऐसे कुछ पार्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे बायस किया जा रहा है ट्रांजिस्टर को, और उस लिहाज से आप ID फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने देखा है। तो इसमें किसी को क्वेश्चन है, वरना क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर फ्राइडे को क्लास है, उसकी अभी टाइमिंग शेयर कर दूंगा जो आप लोगों का नया कैलेंडर आए। तो हमारा बेसिक स्लॉट सेम रहेगा, जो आई थिंक 6 सेशन होता है हमारा मंडे ट्यूसडे को, और 3rd सेशन होता है हमारा फ्राइडे को। तो सेशन सेम रहेंगे, टाइमिंग थोड़ी आगे आ जाएंगी, क्योंकि और 40 मिनट्स क्लास होगी, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, उसमें कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।